अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 रोज़ कबल इमरान खान साहिब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तरफ से दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी इन अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस जो कि नैब ने फ़ाइल किया नैब कोर्ट में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अगेंस्ट, और उसके अलावा बैरिस्टर शहजाद अफगर भी उस पर मेन एक्यूज़ वन ऑफ द मेन एक्यूज़ हैं। इसके अलावा मलिक रियाज साहब भी हैं। उसमें सरदार लतीफ़ खोसा और उनके बेटे सरदार शहबाज खोसा ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से बेल पिटिशन लगाई हुई थी, काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, और वो फैसला हुआ। और वो फैसले में इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को ज़मानत मंजूर हो गई है। वो कल ही मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाल्लाह मैं उस पर आज जो कानूनी तवज्जुहात है, जिसमें पटिशनर की तरफ से क्या पॉइंट अडॉप्ट किया गया, फिर इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या आर्गूमेंट्स हुए, और फिर आखिरी में जो डीबी की तरफ से जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, उनका क्या स्टांस था और किस बुनियाद पे उन्होंने बेल ली, वो डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आज अहम खबर थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो सो मोटो नोटिस लिया गया है, जिसमें फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब को नोटिस हुए किए गए हैं तौहीन अदालत के लिए, जो कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से सीरीज़ ऑफ एक एपिसोड है जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ भी हैं और जिसमें वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात जो हैं वो अता तारड़ साहब भी हैं। इसके अलावा मंसूर अवान साहब ने भी लब कुशाई की, और इसके अलावा बहुत से कंपनी के इशारे पे जो उनके टाउट सियासतदान है, जिसमें तलाल चौधरी भी है, जिसमें ओन चौधरी भी है, जिसमें फैसल वाडा भी है, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भी है, इन्होंने हर्जा सराई की और प्रेशर और ब्लैकमेल और हरास करने की कोशिश की उन जजेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने मौजूदा हालात में एक, मैं समझता हूँ, आवाज़ बुलंद की है और हक़ का जो अलम है वो बुलंद किया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट से जो वाज़ेह आवाज़ आ रही है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की आ रही है। इसके अलावा दीगर हाई कोर्ट वालों ने भी बताया है कि हमारे साथ इंटरफेरेंस होती है। उसको वो काउंटर करने के लिए ना सिर्फ साफ़ी हजरात को खड़ा किया है, बल्कि इन स्टाउट सियासतदानों को, सोकॉल्ड जो कि सियासतदान नहीं है दरअसल माफिया हैं, उनको खड़ा किया, और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है उस हवाले से। लेकिन इसके अलावा सबसे अहम खबर मैं समझता हूँ आज की वो है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने, जो कि मैं समझता हूँ गंडापुर की काबीना ने एक फ़ैसला किया है कि जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीडीसी के तहत चलने वाली 17 रिजॉर्ट्स हैं वो SIFC के तहत को तहत दे दिया जाएगा, और उसके अंडर उन्होंने एक ग्रीन टूरिज़्म के नाम से कंपनी बनाई है। मुख्तसर ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 17 जो रिजॉर्ट्स दिए गए हैं, ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे हालात में आप क्या हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इन्होंने कदम लिया है और इसके रिपरकशंस भी आएंगे, और मैं समझता हूँ इसका फॉल आउट भी आएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो को मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं, इंशाल्लाह इसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और उनमें से मैं भी हूँ और मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत स्टेप है। आप हकीकी आज़ादी का जो नारा लगाते हैं उसको आपने, मैं समझता हूँ, दफन कर दिया। अब आ जाते हैं सबसे पहले बेल आफ्टर अरेस्ट जो एक्सेप्ट हुई अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की। उसमें मुख्तसर जो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले बयान था कि इल्ज़ाम क्या था रेफरेंस में। इमरान खान साहब को जो रेफरेंस में इल्ज़ाम ये है कि जो मलिक रियाज साहब ने पैसा बाहर ले गए थे और वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये पैसा आया कहाँ से है, जबकि सबको मालूम है कि ये डील हुई थी जो कि हुसैन नवाज साहब का जो फ्लैट है उस ख़रीदने में, और कम पैसे को ज़्यादा दिखा के उन्होंने ब्लैक को वाइट किया था। मुख्तसर ये कि रेफरेंस में ये लिखा गया है कि जब NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी UK की है, उनको जब एहसास हुआ कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो फिर मलिक रियाज और उनके दरमियान मामला चले, और उस दौरान के लिए UK की जो NCA है उन्होंने अमाउंट जो है 190 मिलियन पाउंड जो रकम बनती थी मलिक रियाज की, वो उन्होंने फ्रीज कर दिए। मीनवाइल नेगोशिएशन चलती रही। अगर लिटिगेशन पे जाते हैं तो काफ़ी अरसा लगता।
मुख्तसर ये है कि उनके दरमियान सेटलमेंट हो गई, और सेटलमेंट ये हुई कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डैमेजेस के तौर पे आप पे पेनल्टी डाली है विद रिगार्ड टू जो आपको ज़मीन दी गई है, सिंध हुकूमत ने जो गलत तरीके से दी गई थी, औने पौने बेचा गया था, उसमें जैसे साकिब निसार में समझ तो अहम किरदार अदा किया। मुख्तसर ये कि तकरीबन 1,000 अरब से बात शुरू हुई और 460 अरब में फ़ाइनल हुई कि जो ज़मीन आपको दी गई है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उसके एवज़ आपने 460 अरब रुपए देने हैं। और जो डैम फंड में, क्योंकि डैम फंड इमरान खान साहब जो भाषा डैम बनाना चाह रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रीब्यूट करने के लिए किया कि हम भी निगरानी करेंगे इस फंड के लिए, और ये पैसा जो है 190 मिलियन पाउंड जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया, ये चीज़ थी। और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इस एक तो उन्होंने विदाउट ड्यू प्रोसीजर ये सारा करवाया गया, फिर इसके अलावा इन्होंने किक बैक्स के लिए इनडायरेक्टली जो कि 454 कनाल ज़मीन है अल कादिर ट्रस्ट के लिए पहले जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे ख़रीदी गई, उसकी पेमेंट जो है मलिक रियाज साहब ने की, और फिर बाद में जो है वो जुल्फ़ी बुखारी ने जब ट्रस्ट कायम हो गया तो ये ज़मीन जो है अल कादिर ट्रस्ट के नाम कर दी गई, और फिर भी इमरान खान साहब और फिर बुशा बीबी भी इनके ट्रस्टीज़ बन गए। ये सारे मामला थे। अब पिटिशनर की तरफ से जो बहुत से पॉइंट्स रेस किए गए उसमें मेन यही था कि इसमें करप्शन कहाँ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई करप्शन तो की ही नहीं गई है। इमरान खान साहब इसके बेनिफिशरीज नहीं है, और जो 190 मिलियन जो पाकिस्तान में लाया गया वो रिकॉर्ड्स में ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, डिडक्शन के बाद 171 मिलियन पाउंड जो है वो ट्रांसफ़र हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक पैसा भी इमरान खान का अकाउंट में नहीं गया। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने किक बैक, फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि 454 कनाल ज़मीन है तो इमरान खान साहब ने अपने नाम तो ली नहीं है, वो तो ट्रस्ट के नाम पे है, और ट्रस्ट का मालिक जो आवाम होती है। अगर फॉर एग्जांपल इस ट्रस्ट को डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो फिर अगले ट्रस्ट को चला जाएगा, इमरान खान साहब के नाम पे नहीं होगा। फिर इसके अलावा एक और इश्यूज़ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जो तरीक़ाकार है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का है, उसमें जो है हुकूमत को डायरेक्ट जाना चाहिए था, जिसपे बात दुरुस्त थी, जो कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दी दैन साकिब निसार का किरदार था। मुख्तसर ये कि करप्शन का इसमें कोई आंसर नहीं है, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सेक्शन 9A1 और सेक्शन 9A4 के तहत ये सारे करप्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करप्शन लेने का, पैसे लेने का इल्ज़ाम है, वो इन पे साबित ही नहीं होता। और ये जो बनाई गई है ये सिर्फ सियासी गरज निकालने के लिए और से पॉलिटिकल केस बनाया गया है। अब प्रोसिक्यूशन की तरफ से अमजद परवेज़ साहब ने मुख्तलिफ एक तो स्टांस लिया कि जनाब ये जो ट्रायल है ये इख्तितामी मराहल की तरफ है, तकरीबन 59 में विटनेस में से तकरीबन 40-41 हो चुके हैं, और हम इसमें जो 18-19 रह गए हैं उसमें आधा ड्रॉप कर देंगे और 9-10 रह गए हैं, हमने 2-4 दिन में ये अपना एविडेंस कंक्लूड कर देना है। और ये इसके साथ साथ उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि जनाब मोड़ा नूर में भी को गालबन 260 जो कनाल है वो ट्रांसफ़र हुई है फ़रज शहज़ादी के नाम पे, और उसकी पेमेंट भी जो है मलिक रियाज साहब ने की। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अल कादिर ट्रस्ट के लिए 280 मिलियन जो है वो भी इन्होंने डोनेशन दी। तो मुख्तसर ये कि इसमें जो डोनेशन दी गई है अल कादिर ट्रस्ट के लिए वो किसी इंडिविजुअल को तो दी ही नहीं गई है। मलिक रियाज तो बहुत से डोनेशन के काम करता है, और इसी डोनेशन के ज़रिए उसमें मैं समझता हूँ जो इमारत बनी है जो कि कई अरब रुपए की बनी है और कम से कम अमाउंट में बनी है, उसमें उनकी डोनेशन है, इससे बेशुमार लोगों ने डोनेट किया और फिर वो इमारत बनी। मुख्तसर ये तो जजमेंट के हवाले से, क्योंकि हम कानून के तालिब इल्म हैं, उसके हवाले से जो जस्टिस सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने मुख्तलिफ जजमेंट का हवाला दिया कि उन्होंने बताया कि फर्दर इंक्वायरी के हवाले से, और फिर अगर ये भी बताया गया कि अगर कंक्लूड होने वाला भी है तब भी कोर्ट जो है वो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी को देखती है मेरिट पे और फैसला करती है, जिसमें चंद जजमेंट थी ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की वर्सेस नैब PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 456। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल खान वर्सेस नैब PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 916, खुर्शीद शाह वर्सेस नैब PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 261, अमजद मुस्तफ़ा मलिक वर्सेस नैब PLD 2021 इस्लामाबाद हाई कोर्ट 261। इसके अलावा
कई जजमेंट्स लिखी गई जिसमें फर्दर इंक्वायरी के हवाले से, और इसमें कोई कदगन नहीं है कि अगर कंक्लूड होने वाला है तो आप बेल नहीं ले सकते। लेकिन उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा जो जजमेंट्स दी गई उसमें चंद जजमेंट्स का हवाला दूंगा, जिसमें अमजद परवेज़ साहब ने कुछ जजमेंट्स दी और उन्होंने कहा कि जनाब लेटर स्टेज पे जब कंक्लूड होने वाला तो उस पर अवॉइड किया है कोर्टों ने। उसमें PA जो 2008 SCMR 1206 जो कि टाइटल हाजी अब्दुल रफ़ीक वर्सेस रियाजुद्दीन, फिर इसके अलावा फारूक वर्सेस स्टेट 2011 SCMR 1619, मोहम्मद इस्माइल वर्सेस मोहम्मद रफ़ीक PLD 1989, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 588, मोहम्मद सादिक वर्सेस स्टेट 1980 SCMR 2003 वगैरह है। मुख्तसर ये कि आखिर में जब कंक्लूजन की है जो DB ने, और उन्होंने इस बात का इत्तेफाक किया कि बिलाशुबा कि कहीं पर भी कानून इसको नहीं रोकती कि अगर ट्रायल कंक्लूड होने वाला है तो अगर फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है तो पटिशनर को अननेसेसरी जेल में नहीं रखा जा सकता, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आप किसी को एक दिन में भी उनकी आज़ादी को कर्टेल नहीं कर सकते, और उसमें आर्टिकल 9 का भी जिक्र किया। मुख्तसर ये कि आखिर में चीफ विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ द केस, ताकि वो असर ना हो जो कि एक ट्रायल चल रहा है और ये केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है, और इनके प्रमा फशाई केस इनके अगेंस्ट नहीं बनता, ना करप्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस की चीज़ें नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर जो एक जिक्र किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये ट्रांसफ़र हुई है 171 मिलियन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने 2023 में इसको प्रोसीड किया और उनको बताया गया कि जनाब वाकई ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आना चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट होना चाहिए था, और उन्हीं के आर्डर के तहत हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दी गई, और इसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस तो थी नहीं। इसके अलावा एक मिसाल दी गई कि जनाब रॉबिंग पीटर टू पे द पॉल, लेकिन इसमें ना रॉबिंग पीटर है पे पॉल है, इसमें आप एक अकाउंट में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ जाना था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया, और जितना अरसा रहा उस पर इंटरेस्ट भी हुकूमत पाकिस्तान ने ले लिया, वो ट्रांसफ़र हो गई, एक पैसे की कहीं लीकेज नहीं हुई। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। मुख्तसर ये कि बेल ग्रांट हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आपको मालूम है कि पूरा निज़ाम जकड़ा हुआ है, कंप्रोमाइज़ है, कंट्रोल है, प्लान करके चल रहे हैं। आपको मालूम है कि इद्दत का केस चल रहा था जो कि सेशन जज ईस्ट शाहरुख अर्जुमन की कोर्ट में प्रोसीडिंग थी, और किस तरह से रिजवान अब्बासी जो कंपनी के मुख्तलिफ केसेस में पेश होते रहे हैं, और माजी में भी यही पेश होते रहे मुख्तलिफ केसेस में। मुख्तसर ये कि उन्होंने लिंगर ऑन किया और सिर्फ उन्होंने कहा जी 2 पॉइंट रह गए, मुझे दे दे, अगले दिन मैं इस पर बहस करूंगा। और फिर सुना कि जनाब वो कुछ दिनों के लिए बाहर गालिबन डेनमार्क चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि हफ्ता 2 हफ्ता के लिए वो हाल्ट हो गया फैसला। और फिर इसी तरह से अल कादिर ट्रस्ट की जो बेल हुई है, और मैं समझता हूँ कि आज भी प्रोसीडिंग हुई, आज तो गो के कोई शहादत नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में ये फैसला कर देंगे और इमरान खान साहब को स्टेच करेंगे और फिर जेल में, और फिर इसी तरह कुछ महीने जो आप अपील करने के प्रोसेस में गुजरेंगे या फिर नोटिस होंगे, फिर टाइम गुजरेगा। तो मुख्तसर ये कि मेरे हिसाब से जो लोग कहते हैं, पूछ रहे हैं कि गौर साहब जी इमरान खान साहब चंद दिनों में आ रहे हैं, चंद दिनों में, तो 1 साल से गौर खान साहब यही कह रहे हैं, और इस तरह के डिफरेंट जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सिर्फ कोर्टों के ज़रिए आप इमरान खान साहब को हरगिज़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके पास इतने केसेस हैं, और वो एक केस से दूसरे या दूसरे से तीसरे केस में डाल सकते हैं। तो आपने अपने मसल शो करने थे पॉलिटिकल्स, जिसमें उमर अयूब साहब भी, गौहर साहब भी, बैरिस्टर गौहर साहब भी, इनको रोल प्ले करना चाहिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट, और प्लान करना चाहिए, वकला को मोबिलाइज करना चाहिए। जबकि आप लोगों ने ILF को ही ख़त्म करके रख दिया, ज़ीरो कर दिया है। कोई मैं समझता हूँ इलेक्टेड आपके मेंबर्स है ही नहीं, रिप्रेजेंटेटिव्स है ही नहीं, जो को आप टास्क दें और उनको बताएं कि वकला को मोबिलाइज करें। बहरहाल मुख्तसर इस पे फिर हम बात करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है सारे मैनेज कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, जो कि अब फैसला भी उस पर आ जाता हूँ। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट गंडापुर की कैबिनेट ने जो मंजूरी दे दी है कि जितने 17 रिजॉर्ट्स हैं PTDC के तहत, जो कि प्रोविंस के तहत चल रही थी, जो 18 अमेंडमेंट के बाद, वो तमाम उठा के ज़मीन के साथ, रिजॉर्ट्स के साथ
SIFC के अंडर कर दिया, यानी कि फौजिया लिया गया है, कंपनी को दे दिया गया है। इनकी जो मूवमेंट है, ज़राअत और फिर रिजॉर्ट्स, हर चीज़ पे कब्ज़ा किया जा रहा है। इंतहाई ख़तरनाक है। जो नारा लगाया जा रहा है आवाम को, क्या ये धोखा है? ये सवाल तो बनता है ना कि ये सब धोखा नज़र आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास विजन कोई नहीं है, आपने वे फॉरवर्ड कोई नहीं दिया, आपने ब्लैक एंड वाइट कोई सामने पिक्चर नहीं रखती कि जनाब आपने हकीकी आज़ादी के लिए क्या करना है, कौन से स्टेप लेने हैं, आइन में कौन सी तरमीम लेकर आनी है, कौन से कानून में तब्दीली लानी है, कौन सी ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना है, गुड गवर्नेंस के लिए आपके पास क्या प्लान है, जुडिशल रिफॉर्म्स आपने क्या करना है, लीगल रिफॉर्म्स आपने क्या करना है, पुलिस रिफॉर्म्स आपने क्या करना है, माशी रिफॉर्म्स आपने क्या करना है, सोशल रिफॉर्म्स आपने क्या करना है, एजुकेशन रिफॉर्म्स आपने क्या करना है।